ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए संपादकीय पाठ ये आपके आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस एग्जाम की, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। प्रेम मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है, मृत्यु जीवन से अधिक शक्तिशाली है और यह जानते हुए भी मानव मानव के बीच कितनी संकुचित सीमाएं खींची है। एक खलील जिब्रान ने कहा है, जटिल होता पेयजल का संकट। आजकल पानी के संकट की जिस तरह स्थिति बनी हुई है, और इंदौर में तो आपने देखा कि दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत भी हो गई। और इंदौर स्वच्छता के मामले में कई सालों से टॉप पर बना हुआ है। तो आप सोचिए, स्वच्छता के मामले में जो टॉप पर शहर बना हो वहां ये हाल है, तो बाकी राज्यों में, देश में क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। आर्थिक प्रगति, आधारभूत संरचनाओं और के विस्तार और तकनीकी विकास के दावे हर मंच पर किए जा रहे हैं, मगर इस चमकदार तस्वीर के पीछे एक कड़वी आंतरिक सच्चाई भी छिपी है, और यह है कि मानव जीवन के लिए सबसे आवश्यक पेयजल की उपलब्धता और गुणवत्ता लगातार बदतर होती जा रही है। यह विडंबना ही है कि जिस देश ने विकास की ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लिया, वह स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल के मामले में वैश्विक स्तर पर निचले पायदान पर फिसलता जा रहा है। और पानी आप देखिए हर किसी की आधारभूत जरूरत है, चाहे वो पशु पक्षी हो, आप देखते हैं कि पेड़ पौधे हो, इंसान हो। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रदूषित पेयजल आपूर्ति के कारण कई लोगों की असमय मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, और इसके तुरंत बाद गुजरात के गांधीनगर में प्रदूषित पानी से टाइफाइड फैलने की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी। यह समस्या केवल एक दो शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में पेयजल की स्थिति गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की स्वच्छ जल रैंकिंग 2025 में 172 देशों की सूची में भारत 138वें स्थान पर है। वर्ष 2013 के बाद से देश की पेयजल गुणवत्ता में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। 172 टोटल देश है इसमें, और इसमें भारत का स्थान क्या है, 138वां। तो आप समझ सकते हैं कि बुरी स्थिति है। बढ़ती जनसंख्या के साथ विकास का कथित मॉडल आज स्वच्छ जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। रासायनिक, औद्योगिक अपशिष्ट, चिकित्सीय कचरा और सीवेज का गंदा पानी बिना समुचित शोधन के नदियों और दूसरे जल स्रोतों में सीधे छोड़ा जा रहा है। खेती, उद्योग और शहरी आबादी द्वारा पारंपरिक जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, और बदले में उन्हीं स्रोतों में प्रदूषित जल प्रवाहित कर दिया जाता है। और यह स्थिति आप देखिए किसी सामूहिक आत्मघात में से कम नहीं है। कभी कल बहने वाली नदियां आज गंदे नालों में तब्दील हो चुकी है। जो नदियां धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र थी, वे गर्मियों में बदहाल दिखाई देती हैं, और यही नदियां किनारे पर बसे शहरों और गांवों की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराती हैं। ऐसे में मानव दूषित जल को शुद्ध करने के प्रयास में कमजोर पड़ता जा रहा है और अंततः जीवन से हारने लगता है। दूसरी ओर आप देखिए छोटी और स्थानीय नदियां अब बरसाती नालों के रूप में पहचानी जाने लगी है। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 और अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 1969 जैसे कानून आज केवल कानूनी पुस्तकों तक सीमित होकर रह गए हैं। देश का लगभग 70% जल किसी न किसी रूप में प्रदूषित हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में संक्रामक बीमारियों का 5वां सबसे बड़ा कारण प्रदूषित जल है। केवल अतिसार से ही देश में प्रति वर्ष लगभग 5 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जबकि 2 लाख से अधिक वयस्क गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। देश की लगभग 60 करोड़ आबादी प्रतिदिन पानी की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्हें जैसा भी पानी उपलब्ध होता है, उसकी गुणवत्ता की परवाह किए बगैर वह उसे पीने और दैनिक उपयोग में लाने के लिए मजबूर है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में पानी की मांग वर्तमान से दोगुनी हो जाएगी। आज स्थिति यह है कि विश्व के कुल शुद्ध जल का केवल 4% हिस्सा भारत के पास है, जबकि दुनिया की लगभग 17% जनसंख्या का बोझ भारत के कंधों पर है। बढ़ती जनसंख्या, अव्यवस्थित शहरीकरण और जल संरचनाओं पर अतिक्रमण भविष्य के लिए गंभीर खतरे के संकेत हैं। दुर्भाग्यवश इस विषय पर गहन और ईमानदार चिंतन के बजाय जिम्मेदार संस्थाएं केवल सतही
सतही उपायों तक सीमित रह जाती हैं। नमामि गंगे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन अपेक्षित परिणाम आज भी दूर है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में आयोजित नदी दिवस पर नदियों के संरक्षण पर बड़ी बातें हुई, लेकिन 8 वर्षों में वह जमीन पर उतरती नहीं दिखी। हमारे देश में आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती है, लेकिन जो योजनाएं लाई जाती हैं, जो काम लाए जाते हैं, वो जमीनी लेवल पर लागू ही नहीं हो पाते हैं। अब जो गंगा पहले दूसरों का उद्धार करती थी, आज वो अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही है। गंगा नदी की बात कर रहा हूं। देश की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना कैन बेतवा लिंक का उदाहरण भी चिंताजनक है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा का उद्गम स्थल पिछले वर्ष गर्मी में सूख गया, लेकिन यह नदी शहरी नालों और औद्योगिक अपशिष्ट के सहारे किसी तरह अपना अस्तित्व बचाए रखने को विवश रही। नदी की दुर्दशा और कैन बेतवा लिंक के भविष्य को लेकर नागरिक चिंतित हो उठे हैं, लेकिन जिम्मेदार जब जागे तब मानसूनी बारिश ने इसे पुनर्जीवित कर दिया। मगर वास्तविकता यह है कि आसपास के 500 एकड़ में फैले जंगलों के विनाश और अनियंत्रित निर्माण ने भविष्य में ऐसे संकट को स्थायी बना दिया। इन परिस्थितियों में बेतवा और कैन का भविष्य में मिलन अभी भी पहली सी कम नहीं है। पहाड़ी और जंगली नदियां उत्खनन और वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण पहले ही अपना अस्तित्व खो चुकी है। शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं शुरू की गई और इनका उद्देश्य गंदे पानी का प्रबंधन कर सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना था। मगर स्थानीय नगर निकायों द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन अपनी सुविधा और सीमित क्षमता के अनुसार किया गया। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में लोगों की मौत इसका भयावह उदाहरण है, जहां पेयजल पाइपलाइन को नाले के नीचे से निकाला गया। घटिया गुणवत्ता की पाइपलाइन में रिसाव के कारण लोग लंबे समय तक दूषित पानी पीते थे। और देश के ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर नल जल योजना लागू की गई, जो मुख्यतः भूमिगत जल स्रोतों पर आधारित है। मगर इस योजना में जल की गुणवत्ता परीक्षण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। कई स्थानों पर सूखे या कम जल देने वाले नलकूपों से ही आपूर्ति की जा रही है। जहां पानी उपलब्ध है वहां नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन क्लोराइड और इकोलाई जैसे घातक तत्व और जीवाणु पाए जा रहे हैं। जल जीवन आकलन की रिपोर्ट के अनुसार अकेले मध्य प्रदेश में ही ग्रामीण पेयजल के 36.7% नमूने चिंताजनक गुणवत्ता वाले पाए गए और देश भर में आपूर्ति किए जाने वाले कुल जल का लगभग 1/3 हिस्सा पेयजल मानकों पर खरा नहीं उतरता। निजी और सरकारी स्तर पर विकसित आवासीय कॉलोनियों में भी जल परीक्षण की अनिवार्यता न होने से नागरिक अनजाने में प्रदूषित पानी का उपयोग कर रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और अहमदाबाद जैसे शहरों में इसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। शुद्ध पेयजल भले ही जीवन के अधिकार का हिस्सा हो, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने से सरकारी और निजी एजेंसियां फ्रेया बचती रही हैं। लापरवाही के मामले में सख्त सजा के अभाव में प्रशासन भी इससे गंभीरता से नहीं लेता है। आज आवश्यकता है ईमानदार आत्ममंथन की, जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखने की योजनाओं की वास्तविक और गुणवत्ता आधारित क्रियान्वयन तथा जवाबदेही तय करने की। यदि अब भी समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो विकास के तमाम दावे प्रदूषित पानी में डूब कर रह जाएंगे। चलिए एक बार आप लोग मध्य प्रदेश को देख लीजिए। ये भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ की क्या है, मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। सामूहिकता का सौंदर्य। जीवन में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब किसी अनमोल सबक का जरिया अपने आसपास का कोई बच्चा बन जाता है। एक जगह 2 बच्चे साथ खेलते हुए घर बना रहे थे। एक बच्चे ने 2 घर बनाए, एक छोटा और दूसरा बड़ा। दूसरे ने एक 2 मंजिला घर बनाया। पहले ने कहा कि मेरा बड़ा घर वाला घर मेरे लिए और छोटा वाला माता पिता और दादा दादी के लिए। दूसरे ने कहा मुझे सबसे साथ रहने में अच्छा लगता है, हम सब साथ साथ रहेंगे एक ही घर में। दूसरे बच्ची की निश्चल निस्वार्थ तो सबके साथ रहने की बात एक अनमोल सबक थी। दरअसल बालपन में ही अह और मैं का द्वंद्व शुरू हो जाता है। एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण हम है वह अपने माँ बाप, माँ पिता, दादा दादी और भाई बहनों के साथ रहने में आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करता है और उसके सपनों का घर भी अपने मन की तरह विशाल और भव्य है, जिसमें वह सबके साथ हंसी खुशी रहने का सुखद सपना सजोए। इसलिए उसने एक ही घर बनाया। जबकि एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है उसका मैं और अपने सपनों के घर में वह अकेला रहना पसंद करता है। ऐसा घर जिस पर अपना उसका एकाधिपत्य हो, जहां वह निर्द्वंद भाव से अपने मन की करने के लिए स्वतंत्र हो, कोई रोक टोक ना हो। भविष्य का जो सपना उसके मन में उछल कूद मचाए हुए उसमें भी उसका अह हावी है।
इन दोनों दो बच्चों की तरह ही हम सब कमोबेश यह प्रवृत्ति उपस्थित मिलेगी। अह को अहमियत देते हुए स्वयं को सर्वोपरि मानने वाले भी हमारे बीच है, और हमको अहमियत देते हुए सबके प्रति संभाव रखने वाले भी। और अह के भाव की मनोवृत्ति मनुष्य को एकाकी बनाती है, क्योंकि वह अन्य के प्रति उपेक्षा भाव रखता है और उन्हें अपने समक्ष मानव मानने से उसका दम जख्मी होने लगता है। वह अन्य को है और स्वयं को श्रेष्ठ मानने के भ्रम में भी जीता है। और ऐसी मानसिकता के लोगों पर राजस्थानी में एक कहावत है, महनो घड़गी जी की बाढ़ में बढ़गी। मतलब कि विधाता ने उसे खास तौर पर गढ़ा, उसके बाद उसने ऐसी विलक्षण विभूति गढ़ने बंद ही कर दी। वे यह मानने को ही तैयार नहीं होते हैं कि उनसे सोयोग्य व्यक्ति भी इससे धरा पर मौजूद है। आत्ममुग्धता के व्योमोह में उलझे हुए ऐसे व्यक्ति अपने से ज्यादा प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व को रोगी कहने में भी संकोच नहीं करते। अह की मनोवृत्ति व्यक्ति को अहंकारी, असहिष्णु, अभिमानी, आत्ममुग्ध और दंभी बनाती है। इस प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर घर का मुखिया है या किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यवसायिक आदि समूह या संस्थान का प्रमुख है, तो वह स्वयं के निर्णय को ही सर्वोपरि मानते हुए अन्य सभी से अपेक्षा रखेगा कि वे बिना तर्क वितर्क के उसे स्वीकार करें। और आप देखते हैं कि अन्य से राय मशविरा करना या अन्य की सलाह या सुझाव को स्वीकारना उसे स्वीकार नहीं होता है। अपना निर्णय अन्य पर थोपने से उसके अह की संतुष्टि और गर्व की अनुभूति होती है। वह ना उम्र का लिहाज करता है और न किसी पद या प्रतिष्ठा का। अन्य को कमतर और स्वयं को बेहतर बनाने में ही उसकी ऊर्जा का अपव्यय रहता है। ऐसी मानसिकता के व्यक्ति अनुदार, अव्यवहारिक और आत्ममुग्ध होते हैं। अह में उलझा व्यक्ति अन्य से सहज, शालीन और शिष्ट व्यवहार करने में अपनी हिटी समझता है। उसका यह व्यवहार उसे अपने परिजनों, मित्रों, शुभचिंतकों से दूर करता जाता है, और बावजूद इसके वह भ्रम पाली रहता है कि उसके प्रभावी व्यक्तित्व के ताप को सहन न कर पाने से वे उसके नजदीक आने से घबराते हैं। ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे अकेलेपन का शिकार होना पड़ता है। जबकि हम यानी कि सब की निजता का आदर और सम्मान करना, समूह भाव से रहना, खुशी हो या फिर गम, मिलकर उन्हें साझा करना, हर एक के प्रति संभाव रखना, सहयोग के लिए तत्पर रहना, हर एक की भावनाओं का सम्मान करना और उनकी राय और सुझाव पर सकारात्मक भाव से सामूहिक विचार विमर्श कर काम करना। हम की भावना रखने वाले लोगों को समूह के साथ रहने और सामूहिक निर्णय से आनंद की अनुभूति होती है और उनकी दृष्टि सकारात्मक रहती है। वे किसी की कमी पर नुक्ताचीनी करने की जगह उसकी उपलब्धियों, खासियतों की प्रशंसा कर उसे अपनी कमियां दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। जंगल में जगह जगह आप देखिए बिखरी लकड़ियों की अहमियत तब ज्यादा बढ़ जाती है जब आप देखते हैं कि क्या उन्हें इकट्ठा कर गट्ठर बनाया जाता है। ऐसे मुक्त होकर ही हम गट्ठर की भांति संगठित हो पाते हैं और सामूहिकता में अपनत्व और आत्मीयता का अनुभव होता है। सुख दुख साझा करते हैं, समस्याओं का निस्तारण सुगमता से कर पाते हैं। हम प्रवृत्ति के व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं किंतु अभिमानी नहीं। अपने स्वाभिमान के साथ ही वे दूसरों के स्वाभिमान का सम्मान करते हुए उनके प्रति सहज, सौम्य और शालीन व्यवहार करते हैं। मगर अहम में उलझा व्यक्ति अभिमानी होता है, स्वाभिमानी नहीं। अभिमानी व्यक्ति को दूसरे के स्वाभिमान पर चोट करके अमानुषी तुष्टि मिलती है। ऐसा व्यक्ति स्वयं की रीढ़ की हड्डी तनी रखना चाहता है, लेकिन दूसरों की रीढ़ को रबर की मानते हुए इस दम्भ से रहता है कि अन्य सब उसके सामने झुक रहे हैं। जबकि हम प्रवृत्ति का व्यक्ति सबकी रीढ़ की हड्डी तनी हुई देखकर प्रसन्न होता है। अह और अभिमान से मुक्त होकर हम वसुधैव कुटुंबकम के भाव से उत्पुत सभी धर्म, मजहब, संप्रदायों का सम्मान करते हुए आपस में भाईचारा, प्रेम भाव, सौहार्द, सद्भाव से सबके स्वाभिमान की रक्षा करते हुए स्वाभिमान के साथ रहे। हम व्यक्ति इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हुए यह कामना करते रहते हैं कि हम भाव का विस्तार हो और सभी स्वाभिमान से जिए और सबको स्वाभिमान से जीने दें। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये अरावली की फिक्र, यह छिपी बात नहीं है कि जितने बड़े इलाके में अरावली की पहाड़ियां फैली हैं वहां और उसके आसपास उसकी क्या अहमियत है। इसे सिर्फ इतने से समझा जा सकता है कि समुची पर्वत श्रृंखला को एक जीवन रेखा की तरह देखा जाता है। विडंबना यह है कि वहां खनन और अन्य गतिविधियों की वजह से पूरे क्षेत्र में
पड़ने वाले प्रभाव और उसके नुकसानों को देखते हुए जब अरावली के संरक्षण के लिए शोर तेज हो रहे हैं, वैसे में भी सरकार को नई परियोजनाओं के असर पर विचार करना जरूरी लग रहा है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में गुरुग्राम और नूह जिले में प्रस्तावित जंगल सफारी का विस्तृत योजना जमा करना चाहती थी। हरियाणा सरकार की ओर से अदालत में यह दलील भी दी गई कि सफारी परियोजना के विस्तृत रपट में जरूरत की भूमि को 10,000 एकड़ से बदलकर 3,000 एकड़ 100 एकड़ कर दिया जाए, मगर शीर्ष अदालत ने इस पर सख्त रोक अख्तियार किया और कहा कि जब तक विशेषज्ञ अरावली क्षेत्र की परिभाषा को बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर देते, तब तक किसी को भी अरावली को छूने नहीं दिया जाएगा, कोई भी विकास या निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अक्टूबर में हरियाणा सरकार की प्रस्तावित अरावली जू सफारी परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि सरकार का कहना था कि इस परियोजना के तहत विश्व की सबसे बड़ी सफारी तैयार की जाएगी, जिसमें बाघ, पक्षी, सरीसृप और तितलियों के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाए जाने हैं थे, मगर भारतीय वन सेवा के 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों और एक संगठन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पहले ही संकट का सामना कर रही अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए यह परियोजना विनाशकारी साबित हो गई। यह समझना मुश्किल है कि जू सफारी बनाने या फिर ऐसी अतिरिक्त गतिविधियों को जहां समूचे अरावली क्षेत्र के लिए नुकसानदेह माना जा रहा है, पर्यावरणविद इसके लिए चेताते रहे और इस इलाके में अरावली के परिभाषित होने तक रुकना क्यों जरूरी नहीं समझा जा रहा है, जिस पहलू को सरकार को खुद समझना चाहिए और उसके लिए शीर्ष अदालत को बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर में अरावली पहाड़ियां और पर्वतमाला की एक जैसी परिभाषा को स्वीकार कर लिया था। हालांकि बाद में विशेषज्ञों की रपट आने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में फैले इसके इलाकों में खनन के नए पट्टे देने पर रोक लगा दी थी। 4 राज्यों, कई 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और यह थार मरुस्थल को पूर्व यानी दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फैलने से रोकने वाली एक प्राकृतिक ढाल के रूप में भी काम करती है और इसे समूचे उत्तर पश्चिम भारत के लिए एक बेहद अहम परिस्थिति तंत्र के रूप में देखा जाता है। भूजल के पुनर्भरण, मानसून को प्रभावित करने तथा जैव विविधता के संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में अरावली की पहाड़ियों के जीवन तत्व की अनदेखी कर अगर खनन या फिर किसी भी तरह की परियोजना पर काम किया जाता है तो उसका व्यापक असर पड़ेगा। बेहतर हो कि किसी भी तरह की गतिविधि से पहले हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि अरावली के अस्तित्व को कोई भी नुकसान न पहुंचे। ये असुरक्षित परिसर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के देहरा स्थित एक सरकारी स्कूल में महिला कर्मी की विद्यार्थियों के सामने हत्या कर देने की घटना ने न केवल शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी झकझोर दिया। किसी व्यक्ति का सरेआम स्कूल परिसर में घुसकर इस तरह की संगीन वारदात को अंजाम देना दर्शाता है कि समाज और समूची व्यवस्था में सुरक्षा की स्थिति क्या है। ऐसा लगता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के भीतर कानून का खौफ खत्म हो गया है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसे में घर की दहलीज से लेकर सड़क, कार्यस्थल या फिर विद्यालय, कहीं भी कोई खुद को सुरक्षित कैसे महसूस कर पाएगा। मगर सवाल है कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। मामला सिर्फ पुलिस या किसी अन्य सुरक्षा एजेंसी का नहीं है, बल्कि प्रत्येक संस्थान के संचालकों और प्रबंधनों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि परिसर में आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जाए। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में जिस महिला कर्मी की गुरुवार को हत्या की गई, वह मध्याह्न भोजन बनाने का काम करती थी। आरोपी हंसिया लेकर स्कूल परिसर में घुसा और रसोई में मौजूद इस महिला कर्मी पर बच्चों के सामने ही जानलेवा हमला कर दिया। हैरत की बात है कि कोई व्यक्ति धारदार हथियार लेकर स्कूल परिसर में आसानी से घुस गया और शिक्षकों, अन्य कर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, कहा जा रहा है कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद काफी देर तक परिसर में ही हंगामा करता रहा और जिससे बच्चों में दहशत फैल गई। इस हमले के पीछे कोई निजी रंजिश थी या कुछ और, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस घटना ने शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। शासन प्रशासन को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि सार्वजनिक संस्थानों में सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त किए जाए, लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाए। हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, ये है हिमाचल प्रदेश। शिमला इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए चाइना से और नेपाल किससे लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चाइना से लगती है। राज्यों में आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपको कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।